गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में। रेयॉन की, नायलॉन की और पॉलिस्टर की हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं एक्राइलिक की। किसकी बात करते हैं? एक्राइलिक। ठीक है। तो एक्राइलिक की बात करें तो जैसे ही आपका नेचुरल वुल होता है उसी टाइप का होता है। जो एक्राइलिक की बात करें तो जो आपका नेचुरल वुल होता है उसी टाइप का ही आपका एक्राइलिक होता है। तो नेचुरल वुल की बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। जो आपका नेचुरल वुल होता है उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके किससे तैयार करते हैं? जो आपके सिप वगैरह होती है, कैमल वगैरह होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उससे हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो बहुत कम हम लोग तैयार कर पाते हैं। तो नेचुरल वुल जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है और वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सिंथेटिक फाइबर काम में लेते हैं जिसका नाम है एक्राइलिक। ठीक है। नेचुरल वुल को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसको काम में लेते हैं? एक्राइलिक को। और ये भी आपके नेचुरल वुल के जैसा ही होता है। क्लियर है? तो एक्राइलिक की बात करें तो इससे हम लोग स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं। क्लियर है? एक्राइलिक की बात करें तो नेचुरल वुल लाइक होता है। तो इससे हम लोग स्वेटर्स बनाने के काम में लेते हैं, शॉल बनाने के हम लोग काम में लेते हैं, ब्लैंकेट बनाने के हम लोग इसे काम में लेते हैं। ठीक है। और ये आपका चीपर होता है। नेचुरल वूल से कैसा होता है? चीपर, सस्ता होता है ये। ठीक है। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल होती हैं। एक्राइलिक की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक्राइलिक की बात करें तो ये आपका नेचुरल वुल लाइक होता है। इससे हम लोग स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। चीपर होता है और ये आपके वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई क्यूकली। जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी से सूख जाता है। आप लोग जनरली देखते भी हो कि कॉटन के कपड़ों को यदि आप लोग सुखाते हो तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। जबकि आप लोग सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह कपड़ों को सुखाते हो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो जो फर्स्ट इसमें क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है? ड्राई क्यूकली, जल्दी ये सूख जाते हैं। इसके अलावा ये ड्यूरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? ड्यूरेबल कहना मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं। इन क्लॉथ्स की बात करें तो लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। और इसके अलावा इजी टू मेंटेन होते हैं। इनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। जैसे कॉटन वगैरह कपड़े पे आप लोग पहनते हो, रिंकल्ड हो जाते हैं वो, जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो इनको मेंटेन करना डिफिकल्ट नहीं होता। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉलिस्टर होता है जिसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये सस्ते भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, इजीली ड्राई भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फिर भी हमें कॉटन के क्लॉथ से ही ज़्यादा पहनने चाहिए। क्लियर है? क्यों पहनने चाहिए कॉटन की क्लॉथ? क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स की बात करें तो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्वेट्स वगैरह आते हैं, पसीने वगैरह आते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स की कैपेसिटी होती है कि उन स्वेट्स को क्या कर लेती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि स्वेट्स वगैरह को अब्जॉर्ब कर लें। क्लियर है? तो नॉर्मली हमें मैं यदि आपको एडवाइस करूँ तो कॉटन क्लॉथ्स ही ज़्यादा पहनने चाहिए, सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। तो ये तो बात हो गई थी सिंथेटिक फाइबर्स की। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का वो है प्लास्टिक। हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट आपका सिंथेटिक फाइबर, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका आ जाता है प्लास्टिक। ठीक है। तो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर से ही बनता है। जैसे आपका सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से बन रहा था, उसी टाइप से प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी किससे मिलकर बना होता है? पॉलीमर से। क्लियर? अब यहाँ पे जो पॉलीमर्स होते हैं उनका जो लिंकेज होगा, पॉलीमर का मतलब मैंने आपको बताया था, पॉली का मतलब तो क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं। अब जो इनका कंबाइन होने का तरीका होता है प्लास्टिक में, वो 2 टाइप का होता है। एक तो आपका लीनियर होता है और सेकंड आपका क्रॉस लिंक्ड होता है। क्लियर है? यहाँ पे जो कंबाइन होने का पैटर्न है वो 2 टाइप का, एक तो लीनियर और दूसरा क्रॉस लिंक्ड। लीनियर की बात करें तो इस टाइप से सिंगल चैन होगी आपकी, मोनोमर आपस में कंबाइन होते जाएंगे, सिंगल चैन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। और क्रॉस लिंक्ड की बात करें तो जो लीनियर चैन होती हैं, जो लीनियर चैन्स होती हैं वो आपस में भी कंबाइन हो जाती हैं। जो लीनियर चैन होंगी वो आपस में भी कंबाइन हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड।
क्लियर है। तो प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीमर से ही बनता है। पॉलीमर्स में यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 टाइप का पॉसिबल है, एक तो आपका लीनियर, दूसरा आपका क्रॉस लिंक्ड। लीनियर की बात करें तो सिंगल मोनोमर यूनिट एक सिंगल चेन में कंबाइन होंगी, और यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स आपस में भी कंबाइन हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, क्रॉस लिंक्ड कह देते हैं। क्लियर है। तो आपसे कोई ये पूछे कि प्लास्टिक्स में मोनोमर यूनिट्स का कॉम्बिनेशन किस टाइप से होता है, तो आप लोग 2 टाइप बताओगे, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड। ठीक है। अब प्लास्टिक की हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, तो प्लास्टिक की बात करें तो इजीली मोल्डेबल होती हैं। कहना मतलब इनको हम लोग इजीली किसी भी शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं इनको हम लोग किसी भी साइज में मोल्ड कर सकते हैं। आप लोग देखते हो प्लास्टिक के बैकेट्स होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। तो आपके पास एक वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है। तो प्लास्टिक से हम लोग वैरायटी ऑफ आइटम्स बना पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ईजिली मोल्डेबल है। क्लियर है। प्लास्टिक से हम लोग शीट्स तैयार कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज प्लास्टिक में होती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकेलेबल है। कहना मतलब प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। एक बार प्लास्टिक से हम लोगों ने कोई आइटम बना लिया तो उस प्लास्टिक को हम लोग दोबारा से उसको रिसाइकिल करके कोई दूसरा आइटम भी हम लोग उससे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो हम लोग रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक में कलर वैरायटी भी अवेलेबल होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ कलर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और प्लास्टिक की बात करें तो इजीली मेल्ट हो जाता है, हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस में होती है, प्लास्टिक में होती हैं। इजीली मोल्डेबल है, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल होते हैं, और हीटिंग करने पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की। किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो 2 टाइप के प्लास्टिक होंगे, एक तो आपका थर्मोप्लास्टिक होगा और दूसरा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। क्लियर है। प्लास्टिक की बात करें तो 2 टाइप के प्लास्टिक होंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक की बात कर लें, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हीट करने पे मेल्ट हो जाता है और कूल करने पे सेट हो जाता है। क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक की हम लोग बात करें तो ऐसा प्लास्टिक है जिसको हीट करने पे मेल्ट हो जाता है और जैसे हम लोग ठंडा करेंगे तो सेट हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो प्लास्टिक के टॉयज, आप लोग देखते हो, आप लोग प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह देखते हो, बैकेट्स वगैरह देखते हो, तो उसे आप लोग देखते हो जब हीट करते हो सॉफ्ट हो जाते हो, और जब आप लोग कूल करते हो तो हार्ड हो जाते हैं। फिर आप लोग हीट करते हो तो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप लोग कूल करोगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं और कूल करने पे सेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पे मेल्ट होते हैं, कूल करने पे सेट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स। क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स। इसके एग्जाम्पल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पॉलीथीन होता है, आपका पीवीसी होता है। पॉलीथीन बैग आप लोग देखते हो, सामान वगैरह लेके आते हो मार्केट से, पीवीसी प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह जो होते हैं, तो इनको आप लोग जब भी हीट करते हो सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करते हो हार्ड हो जाते हो, फिर वापस हीट करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप क्या आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरी तरफ कौन से प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम लोग बात करें तो इनको यदि आप लोग हीट करते हो तो एक बार हीट करने पे आप लोग जो भी शेप और साइज इनको दे दोगे, आप लोग जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनको जब आप लोग एक बार हीट करके, हीट करने से मेल्ट होंगे, तो जो भी शेप और साइज दे दोगे उसके बाद कूलिंग होगी, तो कूलिंग होने पे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब दोबारा यदि आप लोग इनकी हीटिंग करते हो तो ये आपके मेल्ट नहीं होंगे, कहने मतलब दोबारा हीटिंग से सॉफ्ट नहीं होंगे। थर्मोप्लास्टिक दोबारा हीटिंग से सॉफ्ट हो रहे थे, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोबारा हीटिंग करने से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आपसे कोई ये पूछे कि थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, तो थर्मोप्लास्टिक को बार बार हीट और कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार ही एक शेप या साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार में एक शेप और साइज दे सकते हैं, दोबारा उसे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जो हीट करने पे मेल्ट हो गए और कूलिंग करने पे सेट हो गए, तो ये वंस होते हैं कन्वर्ट, एक बार ही हम लोग इसे जो भी शेप और साइज देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसके बाद दोबारा हीट करने से ये मेल्ट नहीं होंगे। क्लियर है। तो जो दोबारा हीट करने से मेल्ट हो जाए वो तो आपके थर्मोप्लास्टिक, और जो दोबारा हीटिंग करने से मेल्ट ना हो वो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैकेलाइट, मेलेमाइन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब बैकेलाइट की बात करें तो ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं।
बैकेलाइट कैसे प्लास्टिक होते हैं? पुअर कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जो स्विच आते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो स्विच लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के। किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के। क्यों? क्योंकि बैकेलाइट जो आपका प्लास्टिक है वो कैसा होता है? पुअर कंडक्टर। कैसा होता है? पुअर कंडक्टर। तो आप लोग स्विच वगैरह आप लोग देखते हो, कई बार होता है ऐसा कि स्विच वगैरह जल जाते हैं। तो जल जाते हैं तो आप लोग देखते हो कि वो जो स्विच वगैरह आपके जल जाते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। उनको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक की तरह वो उनमें रिपीटेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। क्या मतलब हीटिंग करने पे मेल्ट हो जाएं, फिर कूलिंग करने पे सेट हो जाएं, ये कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। ठीक है। तो जो स्विच वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है? बैकेलाइट। ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग मेलेमाइन की बात करते हैं। तो मेलेमाइन की बात करें तो ये फायर रेजिस्टेंट होता है। कैसा होता है? फायर रेजिस्टेंट। क्या मतलब है कि फायर की वजह से, हीटिंग की वजह से ये मेल्ट नहीं होता है। मेलेमाइन प्लास्टिक की बात करें तो इसमें कैपेसिटी होती है कि फायर की वजह से मेल्ट नहीं होता है, तो इसे हम लोग फायर रेजिस्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग किचन वेयर बनाने काम में लेते हैं। क्या बनाने काम में लेते हैं? किचन वेयर। आपकी किचन में जो यूटेंसिल्स काम में आते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक की। प्लास्टिक के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या मतलब? प्लास्टिक जो आपके होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये एयर के साथ, वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। और ना ही इनका कोरोजन होता है। ना ही इनका कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब क्या आता है कि आप लोग देखते हो जो आपकी मेटल्स वगैरह होती हैं उनमें कोरोजन होता है। कहने मतलब ख़राब हो जाती है वो। जैसे आप लोग देखते हो लोहे की जंग लग जाती है। ठीक है। तो मेटल आपकी ख़राब हो जाती है, जैसे लोहे की जंग लगने की बात कर ली मैंने। लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की जंग नहीं लगती है। कहने मतलब नॉट कोराइड, इनमें कोरोजन नहीं होता है। इसके अलावा ये लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लास्टिक कैसे होता है? लाइट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। मेटल्स के रेस्पेक्ट में कैसे होते हैं? चीपर होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। और इसके अलावा ये पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करती हैं, लेकिन ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। कहना मतलब इनके थ्रू आप लोग हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोगों ने कोई वायर काम में लिया, मेटल का वायर, जैसे लोहे का वायर है या एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, तो उस वायर को, इसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। कहना मतलब उसे यहाँ पे आप लोग करंट पास करते हो उसमें, तो यहाँ तक पास हो जाता है। ठीक है। जबकि प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग पास नहीं करा सकते हो। तो ये पुअर कनेक्टर होते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो प्लास्टिक आप लोगों को सबको ही पता है कि प्लास्टिक एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए। क्यों बनता जा रहा है बड़ी परेशानी? उसका रीज़न ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक की बात करें तो कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने मतलब इसको बैक्टीरिया इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, मैं पहले यही बात कर लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, इनको बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह यही आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस जिनको बैक्टीरिया ख़त्म कर दें, तो उनको तो क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल। क्या कह देंगे? बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बैक्टीरिया ख़त्म ना कर सके। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस है जिनको बैक्टीरिया ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स होते हैं। आप लोग देखते हैं जैसे प्लांट्स के पत्ते वगैरह, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, टुकड़े वगैरह कहीं गिर जाते हैं या कोई एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, तो आप लोग देखते हो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने 2 महीने में वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। कहना मतलब बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देता है। जबकि हम लोग बात करें प्लास्टिक्स वगैरह की, तो आप लोग देखते हो प्लास्टिक्स वगैरह को 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 1000 साल में, कितने भी साल आप लोग रख दो, लेकिन वो प्लास्टिक ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है। उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको बैक्टीरिया ख़त्म कर सकते हैं वो तो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर पाते हैं वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्लियर है? तो प्लास्टिक की जो मेन प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ वो यही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
ठीक है। इनकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इस वजह से हम लोगों को प्लास्टिक कम से कम यूज में लेना चाहिए, ठीक है। और प्लास्टिक के लिए हमें 5R का रूल दिया गया है। प्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पे 5R का रूल दिया गया है। क्या रूल है ये? 5R का मतलब है रिड्यूस, ठीक है, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है। तो प्लास्टिक को हमें, प्लास्टिक का जो यूज है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक को हमें रीयूज करना चाहिए, दोबारा काम में लेना चाहिए। रिसाइकिल करना चाहिए, जो प्लास्टिक ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, तो उसको हमें रिसाइकिल करके दोबारा उसे काम में लेना चाहिए। रिकवर, तो हम लोग जो भी प्लास्टिक है जिसको रिसाइकिल किया उसको रिकवर कर लेंगे, कहने मतलब कुछ और हम लोग उससे बना लेंगे। और रिफ्यूज, कहने मतलब प्लास्टिक को यूज में लेने से हमें रिफ्यूज करना चाहिए, मना करना चाहिए। क्लियर है? प्लास्टिक के बजाय हमें कॉटन के बैग्स वगैरह काम में लेने चाहिए, जूट के बैग हमें काम में लेने चाहिए। कहने मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से बचने के लिए एक जो प्लास्टिक एक लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होता जा रहा है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है, इसको डिस्ट्रॉय करना एक प्रॉब्लम होती जा रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है।